कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल्स को किया था और उससे पहले हम चैप्टर के सारे पार्ट कवर अप कर चुके हैं, तो आज हम इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो ये प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक फैंस यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज होते हैं, आपके लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक आयरन यूज होती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि वो हीट अप क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि वो हीट अप हो जाते हैं? क्या आपने कभी जो इलेक्ट्रिक फैन चल रहा था वो उसको टच करके देखा? क्या देखा आप लोगों ने कि वो हीट अप हो रहा है, गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही बात मुझे आप लोगों से पूछनी है। अगर आपने ये चीज फील करी है तो आप बहुत अच्छे से इसे जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज इलेक्ट्रिक करंट देते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट जाती है। क्या जाती है बच्चों? वेस्ट जाती है, और वही एनर्जी हीट की फॉर्म में यूज भी की जाती है। किसकी फॉर्म में यूज की जाती है? हीट की फॉर्म में यूज की जाती है। तो देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड and the amount of useful work may be different for different devices। अलग अलग डिवाइसेस के लिए जो हीट है और वी कैन से जो करंट है वो अलग हो सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो भी कई बार गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो करंट की सप्लाई तो होती है ना, चार्ज तो वो भी होता है जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फैंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि करंट फ्लो होने की वजह से वो हीट अप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो होने की वजह से वहां पर हीटिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पर हमारी नॉलेज में आया और हमें इसे पढ़ना भी है। तो देखो, इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव से क्या मतलब है यहाँ पर कि उसमें केवल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, वो क्या होती है बच्चों? वो होती है दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा ही तो कुछ बताया था। तो वो अपोज करेगा, तो उस केस में मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स है, सोर्स क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में? बैटरी, वी कैन से सेल और एनी अदर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो उस केस में वो कंटिन्यूअसली किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? हीट में कन्वर्ट होगा। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन। क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन। और भी इसका एक बेटर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर। आप लोगों ने देखा होगा ये दोनों हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट, इस हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना हीटिंग इफेक्ट वहां जनरेट हुआ होगा, कि कितनी हीट है जो जनरेट हुई है, वो कैलकुलेट करने का मन करेगा। तो वो कितना है? देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे जूल्स, उन्होंने एक लॉ ऑफ हीटिंग दिया और बताया कि दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज डिसिपेटेड थ्रू दैट सर्किट, यानी कि जो सर्किट है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट होने वाला है, उस हीट को उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। अगर मैं बात करूं हीट की, तो आपको ये बात ध्यान भी रखनी है, जो हीट है वही एनर्जी भी है, वही वर्क डन भी है। जस्ट बिकॉज दे बोथ हैव सेम यूनिट्स एंड दे आर ऑफ सेम फॉर्म, दैट इज व्हाई हीट एनर्जी एंड वर्क डन दे बोथ आर सेम। ओके, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया और बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to the resistance which is in that circuit, and directly proportional to the time of flow। time of flow से मतलब है जितने टाइम तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट वहां फ्लो हुआ है, उतने टाइम तक के लिए जो भी करंट है मुझे उसे मेजर करना है। तो इसी चीज को अगर मैं फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड इज, अगर इसको मैं कंबाइन करता हूं तो दैट विल बिकम दिस, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आपके पेपर में आ जाता है तो कुछ इसी तरीके से आप लोग इसे करेंगे, जहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन घटता है और उसकी जगह कांस्टेंट लगता है के, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 1। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हीटिंग का एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज दिस, this is the amount of heat dissipated, this is the amount of heat dissipated in any
इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। इसी हीट को मैं एनर्जी भी लिख सकता हूं, इसी हीट को मैं वर्क डन भी लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, जस्ट बिकॉज दे हैव द सेम यूनिट, दैट इज व्हाई आई कैन राइट हीट एज एनर्जी एंड आल्सो एज अ वर्क डन। ठीक है, इसीलिए इसके क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, जूल ही होती हैं तीनों की। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों को पता है V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W ओवर Q। आपको सबको पता है W ओवर Q होता है, तो W इक्वल टू क्या होगा, VQ। मैं चाहूं तो इसको वहां पर पुट भी कर सकता हूं इस फॉर्मूले में, दैट इज हम लोग W की वैल्यू यहां भी पुट करके अलग फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी जनरेट कर सकता हूं। इस इफेक्ट के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं और कुछ डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, वहां पर हमें ये चीज नहीं चाहिए होती, हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होती, क्योंकि वहां पर उसकी वजह से लॉस ऑफ करंट ज्यादा होता है। दैट इज अगर इसका मैं यूज ना करूं, पर एक्चुअली में जनरेट होता है, तो इसीलिए इसे मैं अनडिजायरेबल इफेक्ट भी कहता हूं। किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में, ट्रांसफार्मर में, और इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फैंस में। बट इसके कुछ डिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं। डिजायरेबल इफेक्ट्स मतलब जहां हम इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि हीटिंग इफेक्ट एक यूज भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब इसी इफेक्ट पे वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारे येलो बल्ब आते थे जो पहले, हेलोजन बल्ब भी होते थे, वो सब इसी इफेक्ट पे वर्क करते हैं। उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। किसका लगा होता है प्यारे बच्चों, टंगस्टन का। और उस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अप्रोक्सीमेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है 3200 से 3500 के बीच में डिग्री सेल्सियस में। दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर। और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से हम वहां पर क्या करते थे, उस बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस को फिल भी करते थे। उस नाइट्रोजन और आर्गन गैस को फिल करने का केवल एक यही रीजन था, क्योंकि वो इनएक्टिव गैसेज हैं, तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती थी और बल्ब की जो है लॉन्ग लाइफ रहती थी। इसके अलावा अगर मैं कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद मैं वहां पर पावर भी निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, पावर। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज पावर। यानी कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया है, जहां कहीं भी वर्ड आ जाए रेट, दैट मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ टाइम, देयर इज अ डिवीजन ऑफ टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। इसी को मैं हीट और एनर्जी भी लिख सकता हूं, हीट और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो बच्चों, हीट और एनर्जी का डिवाइडेड बाय टाइम है, तो हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज I स्क्वायर आर। यही बचेगा या नहीं बचेगा। पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, वॉट होगी या नहीं होगी, आप सबको ये पता है या नहीं पता है। इसके अलावा आप इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप सबको ये भी पता है पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। आपको ये पता है ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है, IR। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बताइए, VI, पावर इक्वल्स टू VI। और मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, दैट इज I की वैल्यू अगर मैं लिख दूं V बाय R, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, एक फॉर्मूला ये भी तो बन जाता है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। इसके बाद एक लास्ट बात, यूनिट्स बिगर भी हो सकती हैं। तो एनर्जी की एक बिगर यूनिट्स भी है जो हमारे हाउस होल्ड में यूज भी की जाती है, दैट इज 1 किलोवाट आवर। इसी को मैं 1 यूनिट भी कहता हूं। 9th क्लास में आपने ये जरूर पढ़ी होगी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, दैट इज 10 टू द पावर 6 जूल। इसी को मैं 1 यूनिट भी कहता हूं। अगर कोई आपसे कहे कि 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, तो आप बताएंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसी यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को कवर अप कर दिया है, न्यूमेरिकल्स भी हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन और कुछ इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लाऊंगा। आज के लिए थैंक यू।